नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम टीयर 2 का, जो 2 नवंबर 2023 को एक दिन में एक ही सेट में आपका पूरा एग्ज़ाम हो गया सीएचएसएल टीयर 2 का। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो भी आपके 20 क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना, एज ए आंसर की के रूप में ले सकते हो। 20 के बीच जीके के सवाल आंसर सहित आपको बताने वाला हूँ। आपने यदि एग्ज़ाम दिया है, कितने सवाल आपके करेक्ट हो पा रहे हैं, साथ ही साथ जो भी अन्य कैंडिडेट हैं, अदर एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, उनके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट सेट ये सभी 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड तक आपको बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा @ट्रेंड जीके। देखते हैं आज आपकी सीएचएसएल 2 नवंबर का पहला सवाल। सवाल है, लिथियम अपने कई गुणों में मैग्नीशियम और बेरिलियम एल्यूमिनियम से समानता दिखाता है। तो लिथियम दिखाता है मैग्नीशियम से और बेरिलियम दिखाता है एल्यूमिनियम से। सिमिलरिटी, समानता। इस प्रकार की समानता को आमतौर पर आवर्त सारणी में किस रूप में जाना जाता है? तो लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम ऊपर है मैग्नीशियम नीचे है, तो इस टाइप से ये विकर्ण संबंध है। ठीक है, इस टाइप से ये क्रॉस होता है तो विकर्ण संबंध हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध है पीरियोडिक टेबल में। अगला सवाल है, बायोस्फीयर रिजर्व एवं संबंधित राज्य सही सुमेलित कीजिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और वो कौन से राज्य में है पता होना चाहिए। इन 18 में से 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB लिस्ट में शामिल है 12 बायोस्फीयर रिजर्व। तो बात करते हैं 12 बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे कि लेटेस्ट 12वां कौन सा शामिल हुआ है, तो 2020 में हुआ था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पहले 11वां था 2018 में, वो था कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि सिक्किम में। तो ये जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है MAB लिस्ट में है, वो आप देख सकते हो एक नज़र में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, 2000 में शामिल हुआ तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी है उत्तराखंड में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। नौक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी ऑप्शन में थे, पंचमढ़ी था, नौक्रैक का था। नौकरेप भी है मेघालय में, इनको सम्मिलित करना था, और पंचमरई है मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ओडिशा में, और अचन कनार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है केरल और तमिलनाडु बॉर्डर पर। कंचनजंगा है जो लेटेस्ट वाला है, ये है सिक्किम में, और पन्ना है मध्य प्रदेश में। तो 18 में से ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी जो भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है वो 1986 में शुरू किया गया। भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गुजरात में हाईएस्ट क्षेत्रफल। अगले सवाल यहाँ पर, उससे पहले टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील देख लीजिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं देते हो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं हो आ पाता है। तो जितना आपका एग्जाम से पहले एक्सपीरियंस होगा एग्जाम देने का, एक्सपीरियंस का मतलब आप मॉक टेस्ट के रूप में प्री एग्जाम दीजिएगा, मॉक दीजिएगा, जिसमें एग्जाम सा ही पेपर रहता है। तो टेक्स्ट बुक से आगे जोड़ सकते हो, और या फिर जो पहले से ही ऑलरेडी जुड़े हुए तो रिन्यू भी करा सकते हो। इसके लिए अभी ऑफर चल रहा है, TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ईयरली पास प्रो आप ले सकते हो इस कूपन कोड से 439 रुपये में, जहाँ पर वर्ष भर में जितने भी एग्जाम्स होते हैं टेक्स्ट बुक पास का फ़ायदा यही है कि ऑल स्टेट और सेंट्रल एग्जाम यानी 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, रेलवे का हो, स्टेट पुलिस का हो, टीचर्स एग्जाम का हो, यूपीएससी लेवल तक के यहाँ पर मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिएगा, और अपनी एक्यूरेसी जांचिएगा, कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे मॉक टेस्ट में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एक्यूरेसी कैसे बेहतर करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में TTG के कूपन कोड से आज ही टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लीजिएगा, क्योंकि पास प्रो में प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर आप मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा हार्मोन है? तो थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, उसकी कमी हो जाती है, जिससे गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है थायराइड हार्मोन की कमी के कारण। तो आयोडीन का रिलेशन है थायराइड हार्मोन।
नेक्स्ट सवाल है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1934 आरबीआई एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल और जो आरबीआई या फिर बैंक रिलेटेड वीडियो है वो देख लेना, जहाँ से बार बार सवाल आते हैं उनसे बाहर नहीं जाएगा। यूपीआई से सवाल आ जाते हैं आपके, या फिर जो ट्रांसफ़र होता है पेमेंट है, एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, उनसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो इनका एक पूरा बैंकिंग का वीडियो है, बैंक टॉप ट्रेंडिंग जीके करके सर्च करना, पूरा कंटेंट मिल जाएगा, निचोड़ लेना क्योंकि यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खिलाड़ी और संबंधित भार वर्ग आपको सम्मिलित करना था। तो कुश्ती में पूछा गया था, रेसलिंग में जो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे उनके भार वर्ग देकर पूछ लिया था। तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में चौथी रैंक हासिल की थी। टोटल 61 मेडल थे, उन 61 में से 22 तो गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। और यहाँ पर भार वर्ग की बात करूँ रेसलिंग में, तो गोल्ड जैसे रवि कुमार दहिया ने जीता तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में, आर के दहिया, रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम, ठीक है। बजरंग पूनिया ने गोल्ड जीता 65 किलोग्राम भार वर्ग में। नवीन मलिक ने जीता 74 किलोग्राम में। दीपक पूनिया ने जीता 86 किलोग्राम। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम महिला में। साक्षी मलिक महिला में 62 किलोग्राम। सिल्वर जीता है अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम। तो ये भार वर्ग हैं जो कि रेसलिंग कॉमनवेल्थ में है। आर के दहिया 57 किलोग्राम, बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम, नवीन मलिक 74, दीपक पूनिया 86, दीपक पूनिया 86 है, विनेश फोगाट 53 है, साक्षी मलिक 62 है, रवि कुमार दहिया 57 है और अंशु मलिक भी 57 है। नेक्स्ट अपन बॉक्सिंग में गोल्ड की बात करें तो बॉक्सिंग में मैन में अमित पंघाल ने जीता 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड। नीतू घंगास फीमेल ने जीता 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड और निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है। तो 51, 48, 50 के आसपास अमित पंघाल 51, नीतू घंगास 48, निखत जरीन 50 किलोग्राम। नेक्स्ट सवाल है शुद्ध शहद में डूबी रुई की बत्ती माचिस की तिल्ली से जलाने पर, अब शहद में रुई की बत्ती डाल दी है, जैसे आप दीपक में डालते हो ना घी में या फिर आपके तेल में, तो यहाँ पर शहद के अंदर रुई की बत्ती डाली और माचिस की तिल्ली से उसको जलाया गया। यदि मिलावट की गई है शहद में, शुगर का एडल्ट्रेशन किया गया है, मिलावट की गई है, तो पानी की मौजूदगी शहद को जलने नहीं देगी। जैसे शहद में पानी मिला दिया था तो वो जलने थोड़ी देगी शहद को। तो यदि जलेगी तो कैसे जलेगी? जलेगी तो चटकने की आवाज़ आएगी, क्रैकिंग साउंड आएगी। नहीं जली तो पानी है, और जलेगी तो क्रैकिंग साउंड के साथ वो जलेगी। तो ये साउंड पूछा था आपको। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब कहाँ पर की गई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी 12 जून को, और महाराष्ट्र पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एसटीपी, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रहता है, तो किसी गैस में एसटीपी पर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता कितना है? तो एसटीपी पर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है गैस पर, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कहे तो 273 केल्विन होता है, और दाब होता है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम दाब होता है। यानी आपके पास्कल में दाब को निकालेंगे तो 1 एटीएम बराबर 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल। और एसटीपी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, इसमें गैस के एक मोल में, किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। तो ये पूछा कि मासिनराम में जो वर्षा होती है वो किस पहाड़ी पर होती है? तो मासिनराम पूर्वी खासी हिल्स पर है। तो पूर्वी खासी हिल्स पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है, पूर्वी खासी हिल्स। जीडीपी एंड वेलफेयर के मध्य क्या रिलेशन है? कल्याण और जो जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण वेलफेयर में क्या रिलेशन है कोई? बिल्कुल, इनके मध्य रिलेशन है। जीडीपी का उपयोग अक्सर लोगों के कल्याण है वेलफेयर को मापने के लिए एक सूचकांक के रूप में किया जाता है। ये लाइन थी, तो जीडीपी का उपयोग बिल्कुल किया जाता है। कल्याण यानी लोगों के बीच भौतिक कल्याण की भावना है, यानी प्रति व्यक्ति यदि अधिक सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी अधिक हुई तो लोगों के लिए अधिक इनकम होगी। जीडीपी अधिक है मतलब लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो वो पैसे क्या करेंगे? सेविंग तो करते नहीं है, खर्च ज़्यादा करते हैं लोग। भोजन, कपड़े, जो भी बुनियादी आवश्यकता है उसमें खर्च करेंगे तो लोग क्या करेंगे? सरकार को टैक्स देंगे, और टैक्स सरकार के पास पैसा आएगा तो फिर वही जनता के कल्याण में सरकार लगाएगी ना। तो कहीं ना कहीं वेलफेयर जीडीपी से रिलेटेड है। एज ए सूचकांक इसको काम में लिया जाता है, वेलफेयर जीडीपी को सूचकांक काम में लिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में राज्यों की रैंक। यहाँ पर राज्यों की रैंक 2023 में फर्स्ट रही है महाराष्ट्र की। टोटल 161 मेडल थे, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज थे। सेकंड हरियाणा की, थर्ड मध्य प्रदेश की। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कौन महाराष्ट्र की टॉप किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? सेकंड हरियाणा और थर्ड आपका मध्य प्रदेश।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हुआ कहाँ पर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के होस्ट जैसे शुरुआत इसकी दिल्ली से हुई है 2018 में, सेकंड हुआ 2019 में पुणे महाराष्ट्र में, और 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ, फिर पंचकुला हरियाणा में हुआ 21 में, और 23 में भोपाल मध्य प्रदेश। यहाँ पर फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड आपका मध्य प्रदेश। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का भी याद रखना है और 36वें राष्ट्रीय खेल का भी याद रखना है, इन तीनों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 का जो थर्ड एडिशन है इसमें विजेता रही है पंजाब विश्वविद्यालय। पंजाब विश्वविद्यालय की 69 मेडल थे, जिसमें 26 गोल्ड, 17 सिल्वर, 26 ही ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड रही है पंजाब यूनिवर्सिटी, टॉप की है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। सेकंड दोस्तों गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, और थर्ड है जैन यूनिवर्सिटी। तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश की 4 सिटी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में हुआ। तो थर्ड एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय टॉप किया है, सेकंड गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अब 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करें तो 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ है, और ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल में फर्स्ट रैंक रही है वो सर्विसेज की रही है। हालांकि मेडल अधिक महाराष्ट्र के थे, लेकिन फर्स्ट रैंक गोल्ड मेडल के बेस्ट पर रहती है। तो सेकंड रैंक है यहाँ पे राज्यों में, फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है, ओवरऑल में सेकंड रैंक महाराष्ट्र की रही है। महाराष्ट्र 140 मेडल थे, पदक तालिका में सेकंड स्थान। थर्ड रैंक रही है वो हरियाणा की रही है। ये गुजरात की 6 सिटीज में आयोजित हुआ है राष्ट्रीय खेल 2022, जो कि 36वां एडिशन है। इसमें बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है साजन प्रकाश को। साजन प्रकाश स्विमर हैं, और बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया है हर्षिका रामचंद्रा, ये भी स्विमर है। बंगाल के गवर्नर जनरल और संबंधित उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको बताना था। जहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हो रही थी, तो बंगाल के पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे, और 1774 में ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो इनका टेन्योर 1772 से 1785 तक रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स, एक दोस्तों केवल हेस्टिंग्स है और एक है वॉरेन हेस्टिंग्स, दोनों अलग अलग हैं। केवल हेस्टिंग्स है वो लास्ट में 1813 से 1823 में रहा था। कॉर्नवालिस आपके विकल्प में था स्थायी बंदोबस्त वाला, तो 1786 से 1793 तक कॉर्नवालिस रहा था बंगाल का गवर्नर, 1786 से 1793। तो 1785 तक, 72 से 85 तक हेस्टिंग्स, उसके बाद कॉर्नवालिस, फिर जॉन शॉर रहा था 1793 से 1798। उसके बाद वेलेस्ली रहे थे, वेलेस्ली रहा था 1798 से 1805। फिर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। उसके बाद मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 तक मिंटो रहा, और फिर हेस्टिंग्स रहा 1813 से 23, और लास्ट में आम हर्स्ट रहा 1823 से 1828। तो इनमें से 4 का दे रखा था, एक वॉरेन हेस्टिंग्स का दे रखा था, एक कॉर्नवालिस का था, एक जॉन शेरे, एक वेलेस्ली। इन चारों का ही आपको टेन्योर पूछा था, कार्यकाल पूछा था, टाइम पीरियड है हेस्टिंग्स 1772 से 85। उसके बाद एक क्रम से याद रखना है, पहले हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस, फिर शोर, फिर वेलेस्ली। यानी हेस्टिंग्स से शुरुआत की, कॉर्नर पे आई, यानी शोर, कॉर्नर यानी शोर किनारा होता है ना, तो हेस्टिंग्स कॉर्नर पर आए और फिर वो वहाँ से चले गए। तो हेस्टिंग्स क्या है, कॉर्नवालिस कॉर्नर पर आई यानी शोर पर आई, और वहाँ से कॉर्नर से आकर समुद्र से वहाँ से निकल पड़े। भारत के गवर्नर जनरल का भी क्रम देख लेते हैं। अब देखिए 1828 तक तो आमस्टा, फिर आ गया भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक 1828 से 1835। उसके बाद चार्ल्स मेटकाफ, ये 1835-36 में। ऑकलैंड 1836 से 1842, एलनबर्ग 1842 से 1844, हार्डिंग्स फर्स्ट 1844 से 1848, डलहौजी 1848 से 1856, और कैनिंग 1856 से 1857 तक। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया था शासन। ऊर्जा और संबंधित उदाहरण का सही सम्मिलित करना था। उसमें एक था आपकी स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, एक रासायनिक ऊर्जा, एक विकिरण ऊर्जा। तो इनके कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे रासायनिक ऊर्जा में बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। जीवाश्म ईंधन है, कोयला में केमिकल एनर्जी, पेट्रोलियम में केमिकल एनर्जी। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उसमें सौर ऊर्जा किस में बदलती है, केमिकल एनर्जी में बदलती है। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो जो चल रही है चीज, चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण, खींचाव युक्त रबड़ बैंड है, जो चल रही है वो गतिज ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा की बात करें तो दृश्य प्रकाश है, एक्सरेज है, सूर्य का प्रकाश जिसमें दृश्य प्रकाश आ गया, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, बीटा, अल्फा, गामा, ये सब विद्युत चुम्बकीय किरणें विकिरण का है। स्थितिज ऊर्जा में एक उठाया गया भार, अब भार उठाकर रख दिया, बांध के पीछे का पानी पड़ा हुआ है, एक ओवरहेड टंकी में पानी पड़ा हुआ है, खींचा गया रबड़ बैंड है, कुंडलित स्प्रिंग है, ये सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। ये तो गतिज में नहीं होगा, खींचा गया रबड़ बैंड स्थितिज में। नेक्स्ट अपना है सतत विकास लक्ष्यों
यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति मापने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति मापने वाला पहला भारत का सिटी बना है वो मध्य प्रदेश की सिटी भोपाल। यहाँ पर भोपाल संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है भोपाल। पश्चिम बंगाल में तूफान का स्थानीय नाम है काल बैसाखी। सभी को पता है काल बैसाखी आती है पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में आने वाली एक बहुत ही तेज यहाँ पर गति वाली हवा होती है जो भारी बारिश और गड़गड़ाहट है वो लेकर आती है, जिससे लोगों के जीवन और संपत्ति को जबरदस्त यहाँ पर नुकसान होता है। लू कहाँ पर? उत्तर भारत में पंजाब, राजस्थान, दिल्ली वगैरह। यहाँ पर पंजाब से बिहार तक के उत्तरी मैदानी इलाकों में उच्च तीव्रता से गर्मियों में चलने वाली गर्म शुष्क पवनें हैं वो लू है। फूलों वाली बौछार होती है केरल और निकटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ कहवा के फूल खिलते हैं। आम्र वर्षा केरल कर्नाटक में होती है। नेक्स्ट अपना सवाल है आयुष्मान भारत है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? डीपीएसपी में ये आर्टिकल 47 में आपको मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये डीपीएसपी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात हो रही है। जन आरोग्य योजना फरवरी 2018 में लॉन्च हुई और इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि है वो प्रदान की जाती है और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज है? जैसे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर विधानसभा है वहां पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की बात करें तो राज्य देगा 60% और 40% देगा आपकी केंद्र देगा। और अन्य बात करूं तो पूर्वोत्तर जितने भी 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर हैं 7 सिस्टर, उसमें आपकी सिक्किम भी ऐड कर दो, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पर 90% राज्य और 10% है। सॉरी यहाँ पर उल्टा कर रहा हूँ, 90% केंद्र है और 10% राज्य है। यहाँ पर भी उल्टा कर दिया, 60% केंद्र है, ठीक है, 60% केंद्र है और 40% राज्य है, ठीक है। और जहां पर विधानसभा नहीं है ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्रीय वित्त पोषण है। वर्तमान होम मिनिस्टर कौन है? होम अफेयर मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है, जिनके पास कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्री भी वही है, अमित शाह जी। विटामिन संबंधित गलत कथन कौन सा? विटामिन से संबंधित सारे मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो विटामिन शब्द पहली बार केशिमर फंक ने दिया था। सेकंड, विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है विटामिन, जो शरीर को सही करता है, विकास के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन को सेह एंजाइम भी बोला जाता है। विटामिन क्या शरीर में ऑटोमेटिक पैदा होते हैं? बिल्कुल ऑटोमेटिक पैदा हार्मोन की तरह नहीं होते विटामिन। विटामिन ये भोजन से ले सकते हो या फिर सप्लीमेंट्री फूड्स के रूप में से डायरेक्टली ले सकते हो, या भोजन से शरीर अपने आप उसको अवशोषित कर लेगा, या फिर डायरेक्टली आप विटामिन का सेवन करो। कुल 13 विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूड करके टोटल 13 विटामिन है। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई। क्या बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी विटामिन है, थाइमिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पेंटाथनिक अम्ल है, बायोटिन है, B6, B12, फोलेट, ये सभी टोटल 13 विटामिन है। इसके आप रासायनिक नाम देख सकते हो। विटामिन ए को रेटिनॉल, बी को थाइमिन, B1 को थाइमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन कहा जाता है, B9 को फोलिक एसिड है, B12 को कोबालमिन कहा जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफेरॉल, E टोकोफेरॉल, K फाइटोनेडायोन। तो इस प्रकार से यहाँ पर विटामिन ए, डी, ई के, BC को छोड़ दूँ, बाकी BC के अलावा विटामिन ए, डी, ई के ये वर्षा में घुलनशील है, और जहाँ पर अपने शरीर में फैट स्टोरेज है वहीं पर फैट के रूप में ये भी विटामिन ए, डी, ई के स्टोर हो जाते हैं। आपको बता दूं विटामिन बी और सी है ना, ये शरीर में स्टोर नहीं होते, मतलब इसको आपको डेली बेसिस पर या फिर 2 दिन में 1 दिन के बेसिस पर इसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा, शरीर में लेना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन सी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। तो इसको आप ऐसे में सोच लेना कि एक बार संतरा ले लिया तो विटामिन सी हमको बहुत पूरे साल भर मिल गया, ऐसा नहीं है, वो 1-2 दिन के लिए ही काम करेगा, उसके बाद दोबारा आपको लेना पड़ेगा। तो रेगुलर जो खट्टे फ्रूट्स है, खट्टी चीज़ नहीं, खट्टे फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, उसको आपको सेवन करना चाहिए ताकि विटामिन बी सी मिल सके। अब विटामिन बी सी में बात कर रहा हूँ तो यकृत कुछ समय के लिए विटामिन ए, डी, ई के और B12 के लिए भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है जब उनके आहार में कमी होती है। जब इन विटामिन की कमी होती है तो यहाँ पर लीवर में ये स्टोर के रूप में काम आ जाते हैं। विटामिन डी, ये हाल ही में एसएससी ने पूछा है कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, तो विटामिन डी एच ए हार्मोन कार्य करता है,
और ये किडनी द्वारा निर्मित रक्त में कैल्शियम की सांद्रता को कंट्रोल करता है। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन की कमी से रोग की बात करें तो ए की कमी से रक्तौंधी हो जाता है, जिसमें जीरोफथलेमिया भी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। B1 की कमी से बेरी B6 और B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी रुधिर की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया। डी से सूखा रोग जिसे रिकेट्स बोला जाता है, और विटामिन ई से जनन शक्ति कम होना। विटामिन के से रुधिर का स्राव होना, एंठन, हीमोफीलिया। विटामिन के से B3 से त्वचा प्रदाह, B7 से लकवा और शरीर में दर्द। अगला सवाल है, जनगणना 2011 में साक्षरता संबंधित सही कथन। तो यहाँ पर साक्षरता में एक स्टेटमेंट था कि पूर्वोत्तर में सर्वाधिक साक्षरता मिजोरम की। बिल्कुल, मिजोरम की लिटरेसी है वो सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर में मिजोरम की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और भारत की साक्षरता 74% है। इस टेबल से बार बार सवाल आ रहे हैं तो इसको कंठस्थ होना चाहिए। हाईएस्ट जो साक्षरता है वो केरला की है 93.91। सबसे कम साक्षरता है बिहार की है 63.82। हाईएस्ट साक्षरता में 5 राज्य आप देखेंगे तो पहला केरला है, सेकंड मिजोरम है जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, थर्ड त्रिपुरा, चौथे स्थान पर गोवा और पांचवें स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। ये सबसे अधिक साक्षरता वाले। सबसे कम साक्षरता वाले में बिहार टॉप पर है सबसे कम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, आंध्र प्रदेश। हाईएस्ट साक्षरता में कौन सा यूटी है? लक्षद्वीप यूटी की साक्षरता सबसे अधिक है। सबसे कम साक्षरता कौन से केंद्र शासित प्रदेश की? तो अंडमान निकोबार आइलैंड की, सॉरी दादर नगर हवेली की। अंडमान निकोबार नहीं, दादर नगर हवेली की सबसे कम साक्षरता। अगला सवाल, अंतिम सवाल यहाँ पर 20वां सवाल 20 जीके के है, तो ये लास्ट 20वां सवाल देखिएगा। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, पीओपी पहल किससे संबंधित है? तो ये पहल है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी NAME नाम के नाम से आप जानते हो। इस योजना के तहत ये जो प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म है ये लगभग जून जुलाई 2022 को लॉन्च की गई और इनाम पोर्टल 2016 में आया था। अब पीओपी की शुरुआत से किसानों को अपने राज्य की सीमा के बाहर उपज बेचने में सुविधा मिलेगी। अपने राज्य से अन्य राज्य में भी किसान डायरेक्टली फसल सेल कर सकते हैं। इनाम पोर्टल में क्या क्या उद्देश्य है? इनाम है ये किसान, व्यापारी, खरीदार के मध्य जो भी कमोडिटीज़ हैं उनके मध्य डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हो, खरीद सकते हो और बेच सकते हो। डायरेक्टली खरीदारों को, व्यापारी को वहाँ पर आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म इनाम पोर्टल के तहत ही एक लॉन्च की गई योजना है। तो ये 20 सवाल, इनमें से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई भी डाउट है वो भी आप बता सकते हो। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। जो रिन्यू भी कराना चाहते हो, ऑफर चल रहा है, TTG के कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेक्स्ट बुक पर जाकर आप चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।